हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। लास्ट क्लास में हमने एक ब्रीफ नॉलेज के बारे में बात की थी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का जो मेन पर्पज़ होता है हमारा एनर्जी लेना। जैसे कि मान लो हम एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसी प्रोसेस के अंदर हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा, हमने क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ा और हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ा। आज भी अपन उसी चीज़ों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम थोड़ा सा उस टाइम पे डिटेल में नहीं पढ़ पाए, तीनों को अपन ने साथ में पढ़ा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो भी उसके अंदर प्रोसेस होती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने का मतलब ये होता है कि हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि प्रोटीन से एनर्जी कैसे बन रही है, लिपिड से एनर्जी कैसे बन रही है और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे बन रही है। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलाइसिस जिस प्रकार से हो रहा है, ग्लूकोज का लाइसिस हो रहा है, यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल रही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब ये होता है कि जितने भी रास्ते होते हैं उस सभी रास्तों के अंदर जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो फाइनल डेस्टिनेशन उनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। जैसे कि मान लो आपको चाहिए लिपिड से एनर्जी लेनी हो तो भी क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही आना पड़ेगा। और अगर आपको प्रोटीन से भी एनर्जी लेनी है तो भी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही आना पड़ेगा। तो आज हम उसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्चुअल में चलती कैसे है। तो देखिए, मैंने आपको ये वीडियो पहले एक समझा चुका हूँ मेटाबॉलिज्म के बारे में। वो वीडियो देख करके ही आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ें, क्योंकि हम उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की बात कर चुके थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ चुके थे। तो जो चीज़ हमने वहाँ पर पढ़ ली वो ठीक है। आज हम थोड़ा सा उससे अलग और कुछ नया और कुछ डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो वीडियो देख के आप ये नेक्स्ट वीडियो देखें। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। इसे देखो, दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसका नाम क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो इस प्रोसेस में NADH2 है या FADH2 है, इनका ऑक्सीडेशन किया जाता है और इनका ऑक्सीडेशन करके ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इससे ATP का फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के AD पर क्या ऐड किया जा रहा है, फॉस्फेट। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव नाम इसलिए देते हैं क्योंकि NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन करके आप क्या बना रहे हो, ATP का फॉर्मेशन कर रहे हो। तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। देखिए, जो एनर्जी बनाने का नेचर में तरीके होते हैं वो 3 तरीके आप पढ़ सकते हो। पहला तरीका होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। पहला तरीका हमारे पास में क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या हो गया कि आप डायरेक्टली ही किसी सबस्ट्रेट से ATP का फॉर्मेशन कर रहे हो। डायरेक्ट किसी सबस्ट्रेट से ATP का फॉर्मेशन करने से मेरा क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लो आप ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में पढ़ेंगे कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब आप पायरुवेट का फॉर्मेशन कर सकते हो, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से आप पायरुवेट का फॉर्मेशन करते हो तो वहां पर ATP का फॉर्मेशन होता है। वहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सबस्ट्रेट आपको ATP दे रहा है। इसलिए इसको अपन क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब आपने ATP का सिंथेसिस कहां से कर लिया, डायरेक्ट सबस्ट्रेट से कर लिया। उसी प्रकार से जैसे मान लो आपने इसके ऊपर वाली प्रोसेस पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3-बिसफॉस्फेट या 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से आपने 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाया था, तो वहां पर भी आप क्या बनाते हो, ATP का फॉर्मेशन डायरेक्ट मिलता है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट सबस्ट्रेट से अपने को ATP मिल रही है, इसलिए इसको नाम दे दिया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। एक तीसरा तरीका होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। तीसरा तरीका ATP फॉर्मेशन का क्या होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन का सीधा सा मतलब क्या है कि लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोरिलेशन करना, यानी कि ATP का सिंथेसिस करना।
लाइट की प्रेजेंस में अपने को एटीपी मिल रही है, यानी कि ये जो एटीपी मिलती है वो प्लांट्स में मिलती है। ये एटीपी कहां पर मिलेगी? प्लांट्स में पड़ेगी। तो देखिए प्लांट्स के अंदर आप देखते हो फोटोसिंथेसिस के अंदर एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करती है, यानी वहाँ पर भी एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही चलती है। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि यहाँ हमको जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो NADH2 और FeDH2 से मिलते हैं, और इस फोटोफॉस्फोरिलेशन में आप क्या करते हो? H2O का ऑक्सीडेशन करते हो। भाई प्लांट्स क्या करते हैं? H2O का ऑक्सीडेशन करते हैं, और H2O का ऑक्सीडेशन करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है वहाँ पर इस प्रकार की चेन चलती है जिसको अपन साइक्लिक रिएक्शन और नॉन साइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो उसमें लाइट रिएक्शन पढ़ोगे, लाइट रिएक्शन में एक साइक्लिक रिएक्शन होती है और एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है। वहाँ पर ATP और NADPH2 दोनों का सिंथेसिस होता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में क्या है? एटीपी को प्राप्त करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, यानी आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, किसी भी सबस्ट्रेट से डायरेक्ट एटीपी ले रहे हो। दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या हो गया कि आप किसी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करके उससे एटीपी का सिंथेसिस कर रहे हो। जैसे NADH2 और FeDH2 दोनों एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, और यहां पर क्या करता है, इनका ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां से आपको एटीपी मिलेगी। उसको अपन क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ऐसा काम होता है। तीसरा तरीका हो सकता है फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस करना, जहां पर आप देखोगे प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन की साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शंस में क्या किया जाता है? एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल हमारे पास में NADH2 और FeDH2 हैं, यहाँ इसी प्रकार से H2O का ऑक्सीडेशन किया जाता है, यानी यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है और यहाँ प्लांट्स में फोटोफॉस्फोरिलेशन में H2O का ऑक्सीडेशन किया जा रहा है। तो नेचर में हमारे पास में 3 तरीके हैं एटीपी को प्राप्त करने के, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलावा ये भी 2 तरीके हैं जहां से क्या कर सकते हैं? पर्याप्त मात्रा में एटीपी का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनाई जाती है और डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस किया जाता है CO2 का यूज करके। तो जो CO2 का यूज करके डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस किया जाएगा, उसमें जो एनर्जी आती है वो इस लाइट रिएक्शन से ही आती है। इसीलिए अपन बोलते हैं डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में चलने वाली रिएक्शन, यानी ये भी इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? लाइट पर ही डिपेंडेंट है। इसलिए अपन बोलते हैं चाहे लाइट रिएक्शन हो चाहे डार्क रिएक्शन हो, दोनों ही लाइट की प्रेजेंस में ही चलेगी, दोनों ही लाइट में ही चलेंगी, क्योंकि डार्क रिएक्शन तब तक नहीं चलेगी जब तक यहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन किस में होता है? लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। तो इस प्रकार से यहां पर हमारे जनरल इंट्रोडक्शन की बात हो गई। तो आपको कई रास्तों से फाइनली क्या मिला? कई रास्तों से आपको NADH2 मिला, आपको FeDH2 मिला, किसी से भी मिला होगा, प्रोटीन से या लिपिड के ऑक्सीडेशन से या ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, किसी के भी ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिला है फाइनली? NADH2 और FeDH2। ये चीजें हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास में आएंगी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास में आएंगी। और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास में आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन में 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखिए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया कि कोई सिंगल प्रोटीन नहीं होती है, उसमें प्रोटीन की बहुत सारी यूनिट होती हैं। यानी कि हम ये बोल रहे हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि वो एक प्रोटीन नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन की यूनिट हैं। जैसे कि मान लो अपन बोलते हैं ना हेलिक्स है, बीटा शीट है, वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो समझेंगे। फिलहाल आप यूं समझो कि एक प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को बोल रहे हैं, इसका मतलब उसमें प्रोटीन की बहुत सारी सब यूनिट मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रही हैं, जिसको अपन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बोल देंगे NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो देखिए हम इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हैं किसकी? NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की। तो ये हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इसको नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है
कॉम्प्लेक्स सेकंड, देखिए इस कॉम्प्लेक्स को अपन थोड़ा सा यहां बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेकंड। इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इसका नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यहां कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है, यहां कॉम्प्लेक्स थर्ड है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपन बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स थर्ड। इस कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज। इसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज। और यहां कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है, यहां कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, मैंने जो पीछे का वीडियो था उसमें शायद कॉम्प्लेक्स फोर्थ को साइटोक्रोम रिडक्टेज बोल दिया था गलती से, तो अगर वो है ऐसी बात तो आप उसको करेक्ट कर लेना, वो मेरे से गलती से हो गया। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है वो होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और यहां इसी के पास में जो इंपॉर्टेंट भी है, ये एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज एंजाइम। ये यहां इसको अपन बोलते हैं F0 पार्टिकल, इसको बाहर वाले को F1 पार्टिकल बोलते हैं, और इसका नाम है एटीपी सिंथेज। अब देखिए यहां NADH डिहाइड्रोजिनेज का मतलब हो गया कि यहां NADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, और NADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो यहां NAD बन जाएगा, और NAD बन करके यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो देखिए हमने कहा कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसमें अगर एक एग्जाम्पल अपन पढ़ना चाहिए तो इसी के अंदर FMN होता है। इलेक्ट्रॉन FMN के पास में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन FMN से आगे इलेक्ट्रॉन यहां पर एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहां इस फेरस सल्फर के पास में कॉम्प्लेक्स जाएगा, और यहां इलेक्ट्रॉन है वो आगे निकल जाएगा। यानी कि कंफ्यूज नहीं होना, ये सारा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का ही पार्ट है, NADH डिहाइड्रोजिनेज का ही पार्ट है। FMN यानी NADH2 से इलेक्ट्रॉन निकला, ऑक्सीडेशन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन FMN के पास में आया, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके फेरस सल्फर के पास आया, और फेरस सल्फर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके यहां एक मोबाइल कॉम्प्लेक्स होता है जिसको नाम देते हैं यूबीक्विनोन, क्योंकि उसके पास में क्विनोल ग्रुप होता है। मोबाइल कॉम्प्लेक्स होता है जिसको क्या नाम देंगे? यूबीक्विनोन। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन के पास में आ जाता है। यूबीक्विनोन के पास से इलेक्ट्रॉन निकल करके कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में आ गया। कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में भी सेम वही बात है, यहां पर भी आपको फेरस सल्फर वाले कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। फेरस सल्फर के पास में इलेक्ट्रॉन आएगा, फेरस मॉलिक्यूल्स के पास में इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहां कुल मिला के बात यह है कि इसके पास में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा साइटोक्रोम B1, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। इस प्रकार से यहां पर बहुत सारे प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि हमने कहा कि कोई भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अकेला कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में साइटोक्रोम B1 होता है, साइटोक्रोम B होता है, साइटोक्रोम C1 होता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके C1 से एक फिर से मोबाइल कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम C। इसका नाम क्या होता है? साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन निकला, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास में आ जाता है। यहां इस कॉम्प्लेक्स फोर्थ की खास बात क्या है कि फेरस आयन के साथ साथ इस पे कॉपर आयन होता है।
इसके पास में कौन होता है, कॉपर, यानी फेरस तो होता ही होता है, फेरस के साथ में इसके पास में क्या है, कॉपर आयन। कॉपर आयन यहां से आएगा और कॉपर आयन से साइटोक्रोम C हो गया, साइटोक्रोम A1 हो गया और साइटोक्रोम A3 हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके ऑक्सीजन के पास में आएगा और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा और ऑक्सीजन का जब रिडक्शन होगा तो H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर H2O का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स जर्नी होती है और इलेक्ट्रॉन की फिक्स जर्नी होने की वजह से इसे अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। तो पहली चीज, इलेक्ट्रॉन आया कहां से, इन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन का फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ऑक्सीजन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है, तो वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा इसमें दो मोबाइल कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन दो तीनों के बीच में तो होता है यूबिक्विनोन। कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में होता है साइटोक्रोम C। इसके पास में बीच में कौन होता है, साइटोक्रोम C होता है और साइटोक्रोम C है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन को दे देगा। इसके बाद में देखो, हमने पहले की क्लासों में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये तो होता है मैट्रिक्स और ये होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। यहां से क्या करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये मूवमेंट कराते हैं हाइड्रोजन आयन का, और हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट कराते हैं तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दो हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो टोटल कितने हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन आयन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में यही इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड से कोई प्रकार का इंटरेक्शन नहीं करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेकंड से किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं करके ये आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में। सेम सिनेरियो होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट करता है तो टोटल कितने हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट हो गए, 4 हाइड्रोजन आयन। उसके बाद में नेक्स्ट यही इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास में आते हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन कितने कर देंगे, 2 हाइड्रोजन आयन। ये मैं आपको हाइड्रोजन भी काउंट करा रहा हूं, इसका आगे बेनिफिट है। उसी प्रकार से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के पास में किसका ऑक्सीडेशन होता है, FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है और ये FADH2 का ऑक्सीडेशन होकर के FAD बन जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहां से भी निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल करके इसी के पास में आते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, FADH2 वाला इलेक्ट्रॉन भी कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो फिर से 4 हाइड्रोजन आयन आ गए और यहां से यही एक इलेक्ट्रॉन 1 हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट करता है तो 2 हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये बात हो गई कि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। इसीलिए देखो यहां इस मैट्रिक्स की पीएच, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन आयन कम हो गए और हाइड्रोजन आयन यहां पर कम हो गए तो इसकी पीएच बढ़ जाती है, क्योंकि अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन का कम होने का मतलब पीएच का बढ़ना और पीएच बढ़ना मतलब वो बेसिक, और बेसिक हो गई तो वो 8.5 के आसपास इसकी पीएच हो गई। यहां पर हाइड्रोजन आयन बढ़ गए और हाइड्रोजन आयन बढ़ गए तो पीएच घट गई और पीएच घट गई तो एसिडिक हो गई, 5.5 के आसपास इसकी पीएच हो गई। ये जो पीएच होती है ये तब की बात कर रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है। अपन ये एज्यूम कर लेते हैं, हालांकि ये चीज पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक जाए हम मर जाएंगे, लेकिन मान लो कि कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक गई और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक गई तो इसकी पीएच भी 7 होगी, इसकी पीएच भी 7 होगी, पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। ये जो पीएच में चेंज आ रहा है वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो चल रही है, इसके वजह से यहां पर इस पीएच में चेंज आपको देखने को मिलता है। देखिए ये बात हमने पढ़ ली कि हाइड्रोजन आयन वगैरह, ये हाइड्रोजन आयन इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में खूब बढ़ गए, इसीलिए इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है
और एनवायरनमेंट चेंज होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो अपन ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट बढ़ रहा है। भाई ग्रेडियंट का सीधा सा मतलब होता है कि किसी चीज की कंसंट्रेशन बढ़ना, अपन बायोलॉजिकल टर्म में उसको क्या नाम दे देंगे, ग्रेडियंट नाम दे देंगे। किसी चीज की क्या बढ़ रही है, कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट बढ़ा, और हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट बढ़ा तो इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बढ़ गया। इसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बढ़ गया। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बढ़ने का क्या मतलब हुआ, दो नाम मैंने आपको दिए। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन बढ़ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ना इसका मतलब वोल्टेज में चेंज आया, उसका इलेक्ट्रिक नेचर चेंज हो गया। और इलेक्ट्रिक नेचर चेंज होने के साथ साथ में दूसरी चीज क्या हो रही है, केमिकल का क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन आयन बढ़ गए, और हाइड्रोजन आयन बढ़ गई तो पीएच कम हो गई, एनवायरनमेंट एसिडिक हो गया, यानी कि इसका केमिकल नेचर भी बदल गया। इलेक्ट्रो का मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और केमिकल का मतलब उसकी सॉल्यूशन में वैसे चेंज हो गया क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया। इसका मतलब ये जो ग्रेडियंट पे चेंज हो रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनवायरनमेंट यहां पर बन रहा है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनवायरनमेंट से देखिए क्या इफेक्ट होगा कि यहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आप जानते हो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और यहां पर जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो यहां इस मेम्ब्रेन की बात करोगे तो ये हाइड्रोजन आयन के लिए इम्परमेबल होती है, मतलब ये हाइड्रोजन आयन है वो यहां से यहां नहीं आ पाएंगे, और ये हाइड्रोजन आयन यहां से यहां नहीं आ पाएंगे तो ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन का जो जमावड़ा है वो यहां इस कॉम्प्लेक्स 5th के पास में हो जाएगा, और यहां इस कॉम्प्लेक्स 5th के पास में हो जाएगा तो यहां पर ये पूरे हाइड्रोजन क्या करते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं, और पूरे हाइड्रोजन आयन फोर्स जनरेट करेंगे तो उसी फोर्स को अपन नाम देते हैं प्रोटोन मोटिव फोर्स। उसको क्या नाम दे देंगे, प्रोटोन मोटिव फोर्स। एक फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को क्या नाम दे रहे हैं, प्रोटोन मोटिव फोर्स। और ये प्रोटोन मोटिव फोर्स जो है वो इस F0F1 पार्टिकल पर लग रहा है, और F0F1 पार्टिकल पर जब लग रहा है तो हाइड्रोजन आयन इसके अंदर आ रहे हैं, और हाइड्रोजन आयन F0 पार्टिकल से होते हुए F1 पार्टिकल पर आते हैं, और यहां इस 3 जगह पर हाइड्रोजन आयन जुड़ जाएंगे, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब यहां बढ़ेगी, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ये टरबाइन रोटेट होगा। इस टरबाइन के अंदर क्योंकि एटीपी सिंथेज भी बहुत मल्टीपल सब यूनिट का कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ए, बी, सी इस प्रकार की बहुत सारी प्रोटीन मिलकर के फाइनल एक F0F1 पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां देखिए इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, एडीपी के साथ साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये मिलकर के जब ये टरबाइन घूमेगा तो यहां एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यहां किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और एटीपी का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है जिसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, 3 हाइड्रोजन आयन। कितने हाइड्रोजन आयन है, 3 हाइड्रोजन आयन। इसके अलावा देखिए ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन एडीपी के लिए परमिएबल होती है, यानी कि इस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आउटर मेम्ब्रेन थी, वहां से बाहर एटीपी निकल गई और यहां से वापस एडीपी आई, एडीपी आकर के इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहां पर यहां आ गई, क्योंकि एडीपी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लिए इनपरमिएबल होती है। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लिए इनपरमिएबल क्यों होती है, क्योंकि ऊपर इसके ऊपर अकेले पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर क्या होता है कि इसके पास में हाइड्रोजन आयन के ट्रांसपोर्टर होते हैं। मैं आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं, या ये मिक्स हो जाएगा। मैं आपको यहां पर हाइड्रोजन आयन के लिए ट्रांसपोर्टर होते हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आप जानते हो यहां ज्यादा है और यहां कम है, इसका मतलब कायदे से हाइड्रोजन आयन यहां से यहां आने चाहिए, आते भी हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। ये हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्टर है। ये एक हाइड्रोजन आयन क्या करता है, अपने साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ के लाता है।
क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन आयन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में इंटरेक्शन होगा और हाइड्रोजन आयन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेके आएगा। यहां ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस प्रकार से एक एटीपी का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगा, एक फोर्स जनरेट हुआ, इस F1 पार्टिकल में रोटेशन हुआ तो 3 हाइड्रोजन आयन यहां पर बाइंड करके रोटेशन करेंगे, जिससे एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन यहां पर होगा। तो कुल मिलाकर के 3 हाइड्रोजन आयन तो ये है और 1 हाइड्रोजन आयन ये है। टोटल 4 हाइड्रोजन आयन ने मिलकर के एक एटीपी का फॉर्मेशन किया है। 4 हाइड्रोजन आयन ने मिलकर के क्या किया है, एक एटीपी का फॉर्मेशन किया है। अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि 4 हाइड्रोजन आयन एक एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका मतलब यहां NADH2 से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ध्यान से सुनिए बात, हम ये कह रहे हैं कि आपको एक NADH2 से कितने एटीपी मिलेंगे। तो हमको ये पता चल गया कि 4 हाइड्रोजन आयन से एक एटीपी बन रहा है, तो हम ये देखेंगे कि एक NADH2 कितने हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एक NADH2 है, ये एक NADH2 कितने हाइड्रोजन कर रहा है, 4 हाइड्रोजन तो ये हो गए और 4 हाइड्रोजन ये हो गए, 4 और 4 8, 2 हाइड्रोजन आयन ये हो गए। इसका मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन आयन हो गए, 10 हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। 4 हाइड्रोजन आयन से एक एटीपी बन रही है, इसका मतलब NADH2 से 10 हाइड्रोजन आयन से कितने बनेंगे, 2.5 एटीपी। 8 हाइड्रोजन आयन से 2 एटीपी बन जाएगी, पीछे बच गए 2 हाइड्रोजन तो आधा एटीपी बनाएगा। कितनी एटीपी बन जाएगी, 2.5 एटीपी। दूसरी बात, FADH2 से कितनी एटीपी बन रही है साहब, तो यहां पर भी आप काउंट कर सकते हो। FADH2 से यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके 4 हाइड्रोजन आयन तो ये हो गए और 2 हाइड्रोजन आयन ये हो गए। कितने हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 6 हाइड्रोजन आयन का, और 6 हाइड्रोजन आयन का ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कितनी एटीपी बनाएगा, 4 हाइड्रोजन आयन से एक एटीपी बन रही है, इसका मतलब 1.5 एटीपी। इसका मतलब 1.5 एटीपी से 1.5 एटीपी FADH2 से बन रही है। इस प्रकार से मैंने आपको एक कंप्लीट प्रोसेस पढ़ाया है, एक एक हाइड्रोजन आयन को काउंट करके पढ़ाया है कि NADH2 से डाई एटीपी बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि एटीपी सिंथेज के पास में एक एटीपी को बनाने के लिए खर्चा आता है 4 हाइड्रोजन आयन का। NADH2 आपको 10 हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट करके देगा, जिसकी वजह से डाई एटीपी बनेंगी। FADH2 आपको 6 हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से 1.5 एटीपी 1.5 एटीपी यहां पर बनेगी। अब देखिए यहां पर अपन काउंट कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को। यहां पर बहुत सारी चीजों को काउंट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये पूछ ले कि ग्लूकोज से कितनी एटीपी बनती हैं। तो देखिए हमें ये चीज मिटानी पड़ेगी, मेरी इच्छा नहीं है मिटाऊं, लेकिन ये चीज मेरे को मिटानी पड़ेगी। हम थोड़ा सा यहां पर एक स्पेस ले लेते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आपको यह बात पता करनी है कि कितनी एटीपी मिल रही है। तो पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि एक तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, मतलब ग्लूकोज के अंदर आपको डायरेक्ट ही ऑक्सीडेशन किया तो वहां पर एटीपी डायरेक्टली कितनी मिली। दूसरी चीज आपको यह देखनी पड़ेगी कि पूरी प्रोसेस के दौरान जब आपने ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया तो वहां पर FADH2 और NADH2 कितने मिले। तो देखिए जब हमने ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस की तो वहां सबसे पहले 2 एटीपी खर्च करके आए, इसका मतलब ये आपको यहीं घटा देनी है। उसके बाद में आप नीचे की तरफ चल के आए तो आपको 2 तो NADH2 मिली, एक जगह मिली क्योंकि हमें ग्लूकोज से क्या मिले, 2 पायरुवेट मिले, इसका मतलब क्या मिली, 2 NADH2, और 2 जगह एटीपी मिली, इसका मतलब 4 एटीपी आपको ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में मिली। आपको क्या मिली, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में मिली। उसके बाद में हम जब आगे आए पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आए तो पायरुवेट से आपने एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया था, उसके अंदर लिंक रिएक्शन है
तो जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये काम करता है, तो यहां पर 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने, तो यहां पर आपको 2 NADH2 वहां मिली, 2 NADH2 वहां मिली। उसके बाद में लिंक रिएक्शन के आगे आए एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब साइकिल का हिस्सा हुआ, और क्रेब साइकिल का हिस्सा हुआ तो आप जानते हो कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए एक बार क्रेब साइकिल में जब घूमेगा तो आपको 3 तो NADH2 मिलती हैं, हम पढ़ चुके हैं ये बात, 3 NADH2 मिलती हैं, 1 FADH2 मिलता है और 1 GTP मिलती है। ये बात है एक एसिटाइल कोएंजाइम ए की। लेकिन हमारे पास में कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बने? 2, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में बने, इसका मतलब क्रेब साइकिल 2 बार चलेगी, और क्रेब साइकिल 2 बार चलेगी तो ये कंटेंट आपका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 6 NADH2 हो गई और 2 FADH2 हो गई और 2 GTP हो गई। अब देखिए काउंट करो, टोटल 2 NADH2 यहां है, 2 NADH2 यहां है, 4 NADH2 और 6 NADH2 यहां है, 2 4 और 6 10 आपके पास में NADH2 हो गई। आपके पास में कितनी हो गई? 10 NADH2। उसके बाद में 2 FADH2 हैं, देखिए एक NADH2 से आपको 2.5 ATP मिल रही है, तो 10 NADH2 से आपको कितनी ATP मिलेगी? 25 ATP। 10 NADH2 से कितनी ATP मिलेगी? 25 ATP। और एक FADH2 से आपको 1.5 ATP मिल रही है, इसका मतलब 2 से 3 ATP मिलेगी। उसके अलावा आपके पास में 2 GTP है, ये ATP की ही बहन होती है, यानी ये एनर्जी ATP के इक्विवेलेंट देती है, यानी कि 2 ATP आपको यहां मिल गई। अब यहां पर आपको 4 ATP डायरेक्ट मिली थी, लेकिन आप 2 ATP ऊपर खर्च करके आ गए तो हमें 2 घटाने पड़ेंगे, तो पीछे कितनी ATP बनी? 2 ATP यहां बनी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में। तो देखिए टोटल ATP कितनी हो गई, यहां पर आपको संख्या अगर दिखाई नहीं दे रही तो अपन इसको इधर ले आते हैं। 25 ATP, 25 + 3 28, 28 + 2 30, 30 + 2 32 ATP। ये ध्यान रखना, NCERT के अकॉर्डिंग अभी NCERT में आपको मिलेगा, क्योंकि NCERT क्या बोलती है वो भी आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। NCERT क्या बोलती है कि कॉम्प्लेक्स 4th के पास में 4 हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4th के पास में 4 हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसका मतलब FADH2 कितने हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करेगा? 4 और 4 8 और 8 4 12, यानी कि 12 ATP से 3 ATP बनेंगी। 12 ATP से कितनी ATP बनेंगी? 3 ATP। उसी प्रकार से यहां पर अगर 4 हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो FADH2 कितने करेगा? 4 और 4 8, यानी FADH2 1.5 की बजाय 2 ATP, सॉरी 4 ATP का फॉर्मेशन कर देगा। 1.5 की बजाय कितने का ATP का फॉर्मेशन कर देगा? 2 ATP का फॉर्मेशन कर देगा। यानी NADH2 से तो 3 ATP बन रही है, एक NADH2 से, और एक FADH2 से 2 ATP बन रही हैं। ये NCERT के अकॉर्डिंग है, लेकिन न्यू रिसेंटली खोज ये हुई है कि कॉम्प्लेक्स 4th के पास में 4 हाइड्रोजन नहीं निकल करके 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, इसलिए NCERT क्या कहता है कि 3 बन रही हैं। इसका मतलब 10 NADH2 मिले तो 30 तो यहां हो गए, 2 ATP हैं तो इससे 3 मिल रही हैं, तो इससे 2 FADH2 से कितनी? 4, 4 और 30 34, 34 और 2 36, और 36 और 2 38। इस वजह से NCERT में आपको 38 ATP मिलेंगे, जो सही नहीं है। फिलहाल की रिसर्च ये मानती है कि यहां से 2 हाइड्रोजन आयन ही निकलते हैं, और अगर 2 हाइड्रोजन आयन ही निकलते हैं तो आपको नेट बेनिफिट जो होगा वो ATP का 32 ATP का आपको बेनिफिट होगा। तो ये बात हो गई कंप्लीट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हमने किया, तो यहां से ऑक्सीजन यहां पर काम आई और आपकी CO2 निकल गई, तो 6 CO2 क्रेब साइकिल के अंदर निकल गई। 2 CO2 तो लिंक रिएक्शन में निकली थी, जिससे 3 कार्बन का पायरुवेट 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ था, और आगे CO2 निकली थी। तो सिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बना, वो 5 कार्बन का था, वो CO2 निकली। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, वो 4 कार्बन का था, तो 5 कार्बन से 4 कार्बन बना, इसका मतलब 1 CO2 वहां से निकल गई। तो इस प्रकार से कितनी जगह CO2 मिली? 3 जगह पे CO2 निकली, 2 साइकिल हुई, तो 3 × 2 6,
6 CO2 यहां से निकल गई, 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया और कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितनी एटीपी मिली आपको? 32 एटीपी का नेट बेनिफिट हुआ। इस प्रकार से ये देखिए बच्चों किस प्रकार से आपको एटीपी का आपको मैंने एक एक हाइड्रोजन के साथ में आपको एटीपी काउंट करके दी है। अब ये हम ये समझेंगे कि एक फैटी एसिड है और फैटी एसिड यानी लिपिड से आपको एनर्जी कैसे मिलती है, वो चीज भी मैं आपको काउंट करके दूंगा। तो जैसे मान लो एक 6 कार्बन की लिपिड है भाई, 6 कार्बन का ग्लूकोज है, 6 कार्बन की लिपिड है। मैं आपको कंपैरिजन करके भी दे देता हूं कि ज्यादा एनर्जी लिपिड देती है या कार्बोहाइड्रेट देता है। तो एक 6 कार्बन की लिपिड है और 6 कार्बन की लिपिड होती है, तो देखो लिपिड को तोड़ा जाता है और लिपिड को तोड़ने की जो प्रोसेस होती है वो बीटा ऑक्सीडेशन कहलाती है, बीटा ऑक्सीडेशन कहलाती है। और बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, देखो जैसे 6 कार्बन लिपिड है तो बीटा ऑक्सीडेशन होते होते एक बड़ी लिपिड की चेन अलग हो जाती है और 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए अलग हो जाता है। जैसे कि मान लो ये बीटा ऑक्सीडेशन चलेगा, बीटा ऑक्सीडेशन चलेगा तो बीटा ऑक्सीडेशन चलते चलते 4 कार्बन की जो फैटी एसिड है वो तो अलग हो जाएगी, प्लस 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। 2 कार्बन का क्या बन रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर फिर से एक बार बीटा ऑक्सीडेशन चलेगा, अब फिर से 4 को तोड़ दिया जाएगा तो 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन, यहां पर आपको 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाएंगे। इसका मतलब 6 कार्बन की लिपिड को आपको तोड़ने के लिए कितने बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल चलानी पड़ी? 2, एक ये रही और एक ये रही। आपको क्या होता है कि जब बीटा ऑक्सीडेशन अपन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल में एक तो NADH2 बनेगी और एक FADH2 बनेगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब 2 साइकिल चली है, इसका मतलब यहां पर भी एक NADH2 बनेगी और यहां एक FADH2 बनेगी। 2 साइकिल चली है, इसका मतलब 2 बार, 3 चलती तो इसका मतलब 3 बार। तो 2 साइकिल चली है, इसका मतलब आपको 2 NADH2 मिल गई, 2 साइकिल चली हैं, प्लस 2 FADH2 मिल गई, प्लस आपको एक एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, 3 आपको क्या मिल गए? एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल गई, 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल गई। यानी कि आपको यहां पर क्या मिल रहा है? 2 NADH2 मिल गई, 2 FADH2 मिल गई, 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेंगे। आपने 6 कार्बन की लिपिड का कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन किया है। तो देखिए ये तो आपके पास में बेनिफिट है ही है, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होता है। देखिए यहां ये एनर्जी तो आपको मिली। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम आप जानते हो सीधा क्रेब साइकिल का हिस्सा होगा। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस से आगे आपने पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, वो जैसे जर्नी की वैसे वैसे इसकी सेम जर्नी होगी। तो 3 बार एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, इसका मतलब 3 बार क्रेब साइकिल का मिलना, और 3 बार क्रेब साइकिल का मिलना इसका मतलब एक क्रेब साइकिल के अंदर आपको 3 NADH2 मिल रही थी। एक क्रेब साइकिल में आपको 3 NADH2 मिल रही थी, तो 3 क्रेब साइकिल के अंदर आपको 3 या 9 ये मिलेंगी, सीधी सी बात है। एक क्रेब साइकिल के अंदर आपको एक FADH2 मिल रही थी, तो इसका मतलब 3 बार आप क्रेब साइकिल चलाओगे तो 3 FADH2 आपको मिलेंगी। एक क्रेब साइकिल में आपको एक GTP मिलेगी, तो एक GTP अगर मिल रही है तो आप इसको 3 बार चलाओगे तो क्या मिलेगी? 3 GTP मिलेगी। यानी कि हमारे पास में 3 बार क्रेब साइकिल मिली और 3 बार आपने जब क्रेब साइकिल चलाई तो हमें ये टोटल ये कंटेंट मिला। तो एक तो हमारे पास में ये चीज मिली है मैट्रिक्स में, क्रेब साइकिल चली है, और एक ये 2 चीजें हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन से मिली हैं। तो कुल मिलाकर के 2 NADH2 ये हो गए और 9 NADH2 हो गए। 2 और 9 कितने हो गए बच्चों? 11 NADH2 हो गए। एक FADH2 ये हो गया, 3 FADH2 ये हो गया, 4 हमारे पास में क्या हो गए? FADH2 हो गए, और 3 हमारे पास में क्या हो गए? GTP हो गए। अब देखो आप जानते हो कि 11 NADH2 से कितनी ATP बनेगी? सीधी सी बात है, 11 NADH2 से 1 से 2.5 बनती है, तो 11 से कितनी बन जाएगी? 22 और 11 का आधा कितना होता है? 5.5। तो 22 और 5.5 इसका मतलब ये हो गया 27.5 ATP।
11 NADH2 से आपको कितना मिला, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में आप इस कॉन्सेप्ट पे आओ, डायरेक्ट मत आओ। आप ये बात ध्यान रखो 4 हाइड्रोजन से 1 ATP बनती है। आप ये भी बात ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 1 NADH2 से 10 हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए 1 NADH2 से 2.5 ATP बन रही है। अब इसके बाद में आपको कुछ भी दे दो, चाहे प्रोटीन को बना दो, आपको ये पता चल जाए कि NADH2 कितने मिल रहे हैं, FADH2 कितने मिल रहे हैं, आप हर कैलकुलेशन को सोल्व कर दोगे। तो देखिए 11 NADH2 से 27.5 ATP मिल गए, और आपके पास में FADH2 कितने हैं, 3 FADH2 नहीं, 3 + 1 4 आपके पास में FADH2 हैं, और 4 FADH2 हैं, इसका मतलब 1 से 1.5 मिल रहा है, इसका मतलब 4 से कितना मिल गया, 4 से कितना मिल गया, 6 ATP। कितना ATP मिल गया, 4 से 6 ATP आपको यहां से मिल गया, प्लस आपके पास में 3 GTP हैं, तो 3 ATP के इक्विवेलेंट हो गया। ये टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए देखो 27 और 6 33, 27 और 6 कितने हो गए, 33, 33 और 3 36, टोटल आपको ATP मिले 36.5, 36.5, टोटल ATP कितनी मिली, 36.5। उस प्रकार से आपको चाहिए कितनी, 20 कार्बन की लिपिड दे दी, उससे आपको काउंट करना बता दे, तो 20 कार्बन की लिपिड से आपको 10 तो एसिटाइल कोएंजाइम A मिलेंगे, 10 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी, और 9 बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल चलेंगी, यानी 9 NADH2 और 9 FADH2। आप सीधा यहां पर काउंट कर लो, कोई समस्या नहीं। तो देखिए यहां आपने देखा कि 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी दे रहा है 32 ATP, 6 कार्बन की लिपिड आपको दे रही है 36.5 ATP। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट ने ज्यादा एनर्जी दी कि लिपिड ने, लिपिड ने ज्यादा एनर्जी दी। एनर्जी ज्यादा कौन देता है, लिपिड में ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन लिपिड से एनर्जी लेना थोड़ा सा आसान काम नहीं है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेना थोड़ा सा आसान काम है, इसीलिए पहला काम कार्बोहाइड्रेट को ही दिया। एनर्जी देने का पहली जिम्मेदारी किसको दी गई, कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि उससे एनर्जी लेना आसान होता है। इसलिए क्योंकि लिपिड के लिए क्या होता है, देखिए लिपिड के लिए जरूरी है ऑक्सीजन का होना, क्योंकि लिपिड का सारा काम, चाहे बीटा ऑक्सीडेशन हो चाहे क्रेब्स साइकिल हो, उसका सारा का सारा काम किस पर डिपेंड रहता है, ऑक्सीजन पर डिपेंड रहता है। हम जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो होती है वो ऑक्सीजन हो या नहीं हो, वो वैसे सेम टू सेम चलती है। इवन ये होता है, कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया है कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस थोड़ी स्लो होगी, लेकिन ऑक्सीजन का ये मान सकते हैं कि नहीं होने का ग्लाइकोलाइसिस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। इसलिए जो पहली जिम्मेदारी एनर्जी देने की दी गई वो शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट को दी गई, लेकिन ज्यादा एनर्जी कौन देता है कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड ज्यादा एनर्जी देती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ती है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि बर्ड्स के अंदर कभी भी थकान नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने पीछे ही क्लास में पढ़ी थी कि मान लो ग्लाइकोलाइसिस से आपने पायरुवेट बनाया, और ग्लाइकोलाइसिस से आपने पायरुवेट बनाया, तो पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन मिली तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा, लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये लैक्टिक एसिड बनाता है। और लैक्टिक एसिड क्या होता है कि हमारी मसल्स में जम जाता है और इससे एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में आपको नेट बेनिफिट अगर ATP के तौर में होगा तो 2 ATP का होगा। अब 2 ATP का इतने बड़े शरीर को क्या होगा भाई, यानी थकान होगी। दूसरी बात, लैक्टिक एसिड जम जाएगा, जिसकी वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा नहीं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई तो। लेकिन हमारे से भी ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होता है बर्ड्स का। बर्ड्स के अंदर क्या होता है, ट्रेकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और बर्ड्स के अंदर ट्रेकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम का होने का सीधा सा मतलब ये होता है कि बर्ड्स के अंदर हवा के जाने का रास्ता अलग होता है, बाहर निकलने का रास्ता अलग होता है। हमारे अंदर जिस रास्ते से हवा अंदर आ रही है उसी रास्ते से हवा बाहर भी निकल रही है, तो हम जितनी ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं उस पूरी ऑक्सीजन को काम में नहीं ले पा रहे। लेकिन बर्ड्स के अंदर पूरी बॉडी के अंदर ट्रेकियल सिस्टम यानी एक पाइपलाइन का जाल बिछा रहता है, और जाल बिछा रहने की वजह से एक रास्ते से ऑक्सीजन हवा आ रही है और वो उसी रास्ते से नहीं निकल के पूरी बॉडी में घूम के दूसरे रास्ते से निकल रही है, जिसको अपन ट्रेकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। उस वजह से बर्ड्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत बढ़िया तरीके से होती है, और बर्ड्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। और बर्ड्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती तो बर्ड्स में कभी ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। बर्ड्स के अंदर क्या बनेगी, सीधी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनेगी, और लैक्टिक एसिड
नहीं बनेगा तो बर्ड्स कभी थकेंगे नहीं। और दूसरी बात, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो ग्लूकोज से पूरी 32 एटीपी एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से वो एनर्जाइज रहेंगे आराम से। इसीलिए जो बर्ड्स माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन के टाइम पर क्या होते हैं कि बर्ड्स 2500 किलोमीटर तक आराम से उड़ के आ सकते हैं। पूरा अंटार्कटिका, अगर आप माइग्रेशन पढ़ोगे बर्ड्स का, तो पूरे अंटार्कटिका को क्रॉस करके बर्ड्स बिना रुके क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह पर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बर्ड्स क्या करते हैं, माइग्रेशन से पहले पूरी बॉडी में बहुत बढ़िया तरीके से लिपिड को स्टोर करके रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी, तो वो पूरी बॉडी में क्या करेंगे, लिपिड को स्टोर करके रख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट को रखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास में ऑक्सीजन खूब रहेगी, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट बीटा ऑक्सीडेशन करके एनर्जी लेते रहेंगे। उनमें कभी लैक्टिक एसिड बनेगा ही नहीं, और लैक्टिक एसिड कभी नहीं बनेगा, थकान कभी होगी नहीं, एनर्जी की कमी वैसे नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी, जिसकी वजह से थकान नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो वो बिना रुके आराम से 2-2, 3-3 दिन तक क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं जब बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं। तो ये बात है कि सीधी सी बात है, ऑक्सीजन का रोल होना चाहिए, इसीलिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत बढ़िया डेवलप हुआ, वेल डेवलप्ड हुआ। और वेल डेवलप्ड जो है वो बर्ड्स में, इसलिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमसे भी ज़्यादा डेवलप किसका होता है, बर्ड्स का होता है। इसलिए कभी भी उनमें लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, कभी उनमें थकान नहीं आएगी। तो देखिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन होपफुली मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आज के बाद आपका बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई होंगी। इसलिए आप इसको आराम से देखें, यहाँ पर बस ये एनर्जी काउंट करना सीख जाएं और डिटेल में आराम से पढ़ें कि कितने हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, कितने हाइड्रोजन आयन से एक एटीपी बन रही है, NADPH2 कितने हाइड्रोजन दे रहा है, FADH2 कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा है। उसके बाद में चाहे आपको कुछ भी दे, आप उस चीज़ को आराम से सोल्व कर सको। तो उम्मीद करता हूं, क्योंकि बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपको ये पूछा जा सकता है कि 16 कार्बन की लिपिड है, तो बताओ उससे क्या क्या मिलेगा। तो 16 कार्बन की लिपिड है, इसका मतलब आपको उससे 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेंगे, और 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेंगे। कितने बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल चलेंगी, 7। आप करके देख सकते हो कितने बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल है, 7। यानी 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेंगे, 7 NADH2 मिलेगा, 7 FADH2 मिलेगा। ऑप्शन में साफ साफ लिखा हुआ आता है। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्लियर हो गया तो आपको कोई लोड नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप सब चीज़ें आराम से सोल्व कर सकते हो। तो धैर्य होकर इसे पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी चीज़ें आपको समझ में आती होंगी, और अगर आती हैं तो आराम से आप पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में भी अपन बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप भी हमारे साथ में पढ़ाई के अंदर बने रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ।